हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज जो है भाषा साहित्य से आज लास्ट ये सीरीज होगा, क्योंकि भाषा से हम लोगों ने लगभग 250 से 300 से ऊपर ही प्रश्न अभी तक मैंने करा चुका है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है भाषा से, अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें जाके, क्योंकि ये सफिशेंट है आपका भाषा संबंधित। क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक मैंने सारा ही हल अभी तक जितना भी किया हुआ है सारा ही करा दिया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी जो है नाटक, उपन्यास और आत्मकथा वगैरह जितना भी है वो जितने भी यूनिट वाइज है, टॉपिक वाइज है, सारा मैंने पहले ही करा चुका है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लें, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी टॉपिक अभी तक बची हुई है मैं सारे ही कराने वाली हूँ। तो आपका रिवाइज बहुत अच्छे ढंग से होगा यहाँ पर, क्योंकि ये PYQ बेस्ड है और PYQ से अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत है ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए, आज ये लास्ट सीरीज होगा आप लोगों का भाषा से। तो उसके बाद मैं दूसरा यूनिट लेकर चलूँगी, ठीक है। तो चलिए, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन सा यूनिट करना है और कौन सा टॉपिक से करना है, तो मैं वही कराऊंगी पहले, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसे देख पाएँ। क्योंकि यहाँ पर यूजीसी नेट, बीपीएससी, TRE 4 और अन्य जितने भी हैं प्रवक्ता वगैरह जो भी एग्ज़ाम है तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि PYQ बेस्ड है और टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ, तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए, तो पहला प्रश्न आज देखते हैं कि श्र एक संयुक्त व्यंजन है, पता है आपको। पूछा जा रहा है कि इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा गया है बीपीएससी में भी। तो ये जो है तालिफ श और र वर्णों के योग से बना है। तो हमारा संयुक्त वर्ण जो है कितना है? 4 है, ठीक है। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन सा है? अक्ष, त्र, ज्ञा और श, ठीक है। तो अक्ष जो है क और स से बना है, ठीक है। और त्र जो है त और र के संयोग से बना है। और ज्ञा जो है ज और र के संयोग से बना है। और श जो है तालिफ श और र के ज्ञा से बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्लाइड जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये ससंयुक्त है तो इसीलिए ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत ये आते हैं। तो 4 वर्ण हैं, तो अक्ष, त्र, ज्ञा और श, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो यह लिखकर व्यक्त किया जाता है। साधारण सी प्रश्न है, लेकिन कभी कभी यही प्रश्न आपका गलत हो जाता है हड़बड़ी में। तो ये पीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और उष्ट व्यंजन ध्वनि है। तो कौन सा है जो स्पर्श है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ भी है? तो यह भ होगा, ठीक है। भ जो है ये सभी हैं, ओष्ठ अंतर्गत आएगा और ये महाप्राण भी है और घोष है, ठीक है। तो महाप्राण 2 और 4 मैंने बताया था, 24 वर्ड 24 ऐसे याद कर लीजिए उसको, वो आप महाप्राण याद कर लेंगे। तो ये महाप्राण के भी अंतर्गत आएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी TRE में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है, घुमा कर आता है और एक साथ 2-4 प्रश्न ऐड करके आता है। तो प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो या फिर बीपीएससी TRE में प्रश्न पूछे गए हों या फिर अन्य अदर एग्जाम में भी। तो
इसीलिए इस तरह के प्रश्न को हल करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये क जो है एक तो अल्प प्राण है, दूसरा ये अघोष वर्ण है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। तो ये देख लीजिए कि क जो है अल्प प्राण के भी अंतर्गत आएगा, अघोष भी होता है, स्पर्शी भी होता है और कंठी ध्वनि भी है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा और ये LT ग्रेड परीक्षा 18 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्ट है। तो ब वर्ण कैसा है? यो द्योष्ठ है, अस्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है, निरुनासिक है। तो निरुनासिक है तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा और PGT 2000 में पूछे गए प्रश्न है। तो ब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ण है और पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। और पिछली स्लाइड में हम लोगों ने अल्प प्राण, महाप्राण जितने भी हैं सारा मैंने करा चुका है। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जरूर से देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है। तो वहाँ से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में, ठीक है, पाणिनि जो शिक्षा शास्त्री थे, तो पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो ये जो है स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान, और ये UGC नेट के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और देखिए PGT 2000 में भी पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये अब UGC नेट के एग्जाम में किस तरह प्रश्न आते हैं, आप ये 5 नहीं देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये 5 अगर आपको पता नहीं है तो मान लीजिए कि स्वर, काल, स्थान दिया, ठीक है, और ये 2 नहीं दिया और ये आपका दे दिया प्राण और अनुदात्त, तो आपका गलत हो जाएगा अगर आपको ये 5 पता नहीं है। तो इसीलिए 5 आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखिए कि देवनागरी से संबंधित प्रश्न किस तरह के आए हैं, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो देवनागरी से पूछे गए प्रश्न हैं, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए नए हैं तो, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लास चल रही है तो मैं सारे कराने वाली हूँ PYQ, और इसके बाद में एक और बुक रेफर करूँगी और वो भी बुक कराऊँगी जो कि खास व्याकरण से संबंधित होगा और उसमें टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? तो ये सबसे पहले गुजरात में, ठीक है, देवनागरी का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले गुजरात में हुआ था और PGT 2010 में पूछे गए प्रश्न है। देखिए कि देवनागरी का नामकरण एक तो विवादास्पद है, पता है ये सभी को, क्योंकि बुक में दिया गया है। ज़्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इसका संबंध जोड़ते हैं और उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही ये देवभाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसीलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और यह बन गया देवनागरी। तो ये इसकी कहानी है छोटी मोटी, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि देवनागरी की कुछ विशेषताएं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो देवनागरी लिपि जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं, एक ध्वनि का 2 वर्ण संकेत कभी नहीं मिल सकता है, तो ये 100% ये सही है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, जैसे आप क बोलिएगा तो क का ही ध्वनि व्यक्त होगा, अन्य किसी का, यानी कि क बोलने से ख का आपका व्यक्त यहाँ पर नहीं होना है। तो इसीलिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है एक वर्ण से, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है, जैसे क ध्वनि, क वर्ण, क कुछ, तो क ही वहाँ पे मायने रखेगा, ना कि वहाँ पर आपको ग नजर आएगा या ग सुनाई देगा। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, सबसे खास बात है इसकी, और इसमें शिरोरेखा भी होती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। ये सभी जो हैं स्लाइड दिया गया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, आप मान के चलिए कि ये आपके प्रश्न हैं, तो इसी तरह से आपको इसको देखना है अगले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो मराठी बहुत बार पूछी गई है और बीपीएससी तैयारी में भी और पूछा गया है। और देखिए पीजीटी 2004 और एलटी ग्रेड परीक्षा 18 में दोनों जगह पूछा गया है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए कुछ देख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि महत्वपूर्ण है। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि देवनागरी की लिपि जो है उसका विकास कहाँ से हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं भी शामिल है, ठीक है, जिसमें संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तमाड़ भाषा और गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि जो है भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। तो कोई भी यहाँ से हो सकता है कि कोंकणी पूछ दे, सिंधी पूछ दे, कश्मीरी पूछ दे या नेपाली पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर मराठी आता है, तो ऐसा भूल में ना रहे। ये सब भी आपको ध्यान में रहना है क्योंकि हो सकता है कि कोई ऑप्शन उलट पलट पूछ दे और आपको अगर पता ना हो कि देवनागरी में ही लिखी जाती है हिंदी के सिवाय ये सब भी, तो आप वहाँ पे फंस जाइएगा, तो इसीलिए ध्यान में रखना है इसे। चलिए अगला देख लेते हैं। गुजराती, पंजाबी और विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू जो है देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ स्थितियों में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लिखी जाएगी, कुछ परिस्थितिवश ये देवनागरी में लिखी जाती है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देखिए तो ये नागरी होगा। अगर उत्पत्ति पूछता तो ये ब्राह्मी होता, ठीक है। मशनवी शैली तो आप जान रहे हैं सूफी संतों की प्रेमार्गी शाखा की ये थी, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या है, तो ये 11 वर्ण है जिसे स्वर वर्ण कहा जाता है। और ये स्वर वर्ण है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ू ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 11 वर्ण है, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। और ये बीपीएससी टीआरई टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है, भाषा में पूछा गया था या फिर 80 प्रश्न में, तो ये प्रश्न आया गया है, तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान के चलिए। ये अनुच्छेद 343 से है, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्योंकि पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, दिख रहा है आपको शायद, चलिए तो देख लेते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब? 14 सितंबर को, सभी को पता है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और यही प्रश्न टीजीटी बीपीएससी तैयारी में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अन्य देख लेते हैं कि अनुच्छेद 344 जो है इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति के गठन से संबंधित है। ये अनुच्छेद 45, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख है इसमें। और अनुच्छेद 343 भाग 2 में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की कालावधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी जैसा कि ऐसी विधि में उल्लेखित है। तो ये जो था 343 भाग 2 में ये 15 वर्षों के लिए जो कालावधि था उसके पश्चात जो अंग्रेजी भाषा यानी कि देवनागरी अंकों के रूप में प्रयोजन के लिए अनुबंधित कर दिया गया था। ऐसा कुछ नियम है जो कि 343 अनुच्छेद भाग 2 में है। चलिए अगला देख लेते हैं कि भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था। देखिए फिर वही प्रश्न, धारा 343 भाग 1 टीजीटी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। देखिए वही प्रश्न है, यानी कि प्रश्न पलट दिया है, सिर्फ आंसर वही होगा। तो अनुच्छेद 343 और टीजीटी 2013 में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो 343, देखिए कितना ही बार पीजीटी में भी पूछा गया है और ये 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय की बात बता रहा है, ठीक है। तो प्रश्न भी उसी तरह आंसर भी देना आपको। तो 14 सितंबर 1949 को, और पीजीटी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा है, तो ये हिंदी है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रभाषा का तो अभी तक दर्जा नहीं मिला है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है और ये पीजीटी 15 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। तो यह जो है हिंदी भाषा के विकास संबंधित, और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3rd में इसी बारे में पूछा गया है और टीजीटी पूर्ण परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए कि देवनागरी लिपि का विकास एवं उसकी विशेषताओं से किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं वह देखना है। तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, अभी देखा हम लोगों ने, और टीजीटी 2010 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी विकास किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, एलटी ग्रेड परीक्षा 18 में पूछे गए प्रश्न है। फिर वही प्रश्न कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ब्राह्मी से हुआ है, 11 में पूछा गया टीजीटी में। देख सकते हैं कि एक प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछा गया और अभी तक पूछा जाता है, अभी पीएससी टीआरई 3rd में भी पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं वो कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि पैटर्न आपका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही रहता है कहीं ना कहीं। तो प्रीवियस शेयर करना बहुत ही जरूरी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते भी जाएं। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो ये ब्राह्मी से हुआ है, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है, तो ये कुटिल लिपि से हुआ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है प्रश्न चेंज हुआ है, तो प्राचीन देवनागरी अगर पूछा जाए तो ये कुटिल लिपि से हुआ है, और देवनागरी पूछा जाए तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोनों में अंतर है और पीजीटी 15 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अब देख लेते हैं, ये उतना खास नहीं है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होता है, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होता है। और देखिए टीजीटी परीक्षा 9 में तो पूछा गया है, और अभी जो एग्जाम हुआ था आपका अगस्त में बीपीएससी टीआरई 3rd में, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम रिपीटेड है, यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न जितने भी अभी तक मैंने कराया है, क्योंकि प्रश्न अगर भाषा से है तो प्रश्न यहीं से आएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है, ठीक है, अब नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, तो नहीं में आपको आंसर देना है। तो इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल। तो इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, बिल्कुल। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो मैंने बताया था, हालांकि वहां पे नहीं था, लेकिन सिरोरेखा के बारे में मैंने जिक्र की हुई थी, ठीक है। तो और अगला ऑप्शन क्या है कि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है, बिल्कुल नहीं, ये समकालीन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, और बाकी को आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के विकास में क्या सत्य नहीं है, फिर वही प्रश्न है कि यह दाईं से बाईं लिखी जाती है, इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, इसमें शिरोरेखा का प्रयोग होता है। तो ये तो सभी सही लग रहे हैं, तो अच्छा, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, हाँ, ए ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है, ए ही गलत होगा, क्योंकि ये तो सही है, ठीक है, अभी देखा भी है हम लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है कि द्विवेदी जी ने देवनागरी को संस्कृत लिपि भी कहा है, ध्यान रखना है। द्विवेदी जी, कौन द्विवेदी जी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। द्विवेदी जी ने कहा है कि संस्कृत लिपि की सरलता और शुद्धता सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। इस संसार में संस्कृत के समान शुद्ध और स्पष्ट लिपि दूसरी नहीं है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर ही जो है द्विवेदी युग का समर्थन पाए और काल कहलाई द्विवेदी युग, तो ये जो थे संस्कृत निष्ठ जो भाषा थी इनकी संस्कृत निष्ठ थी, इसीलिए संस्कृत पर ज़्यादा जोर देते थे। और इसीलिए शुक्ल जी ने भी इनकी जो है भाषा पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श किया हुआ है अपनी बुक में, तो वो भी मैं बता दूंगी बाद में। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ये अक्षरात्मक होती है, ठीक है, अक्षरात्मक होती है। और देखिए कि यहाँ पे क्या था कि वर्णात्मक था, आप देख सकते हैं वर्णात्मक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, हालांकि क्योंकि ये एक यहाँ पे एक गलत, यहाँ पे एक गलत, तो इस तरह कहीं कहीं वर्णात्मक भी दे देता है, तो अगर ऑप्शन में रहता है तो सही हो जाता है। वर्णा जो है अक्षरात्मक ही होती है, ठीक है। और देखिए इसमें भी वर्णात्मक दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से आपको माना गया। देखिए यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। देख सकते हैं क्यों किया गया, क्योंकि मैं अभी बता चुकी हूँ कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, ए और बी, तो इसलिए पहले तो बी ही किया था, लेकिन वर्णात्मक भी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरा में है ये प्रश्न, इसीलिए ये डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अब देखिए कि लिपि त्रुटियां और सुधार के प्रयत्न के अनुसार किस तरह के प्रश्न बने हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो उस टाइम जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था, जो कि उपराष्ट्रपति थे उस टाइम के, ठीक है। तो उन्होंने ही किया था 28, 29, 30 नवंबर 1953 को, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव थे। और ये भी प्रश्न टीआरई में पूछे गए हैं और टीजीटी परीक्षा 1 में पूछा गया, और सेम यही प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं। तो अब बताइए कि प्रश्न आपका कब बना था, कब पूछा गया, तो वही प्रश्न आपका कब पूछा गया है? अभी पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, लेकिन प्रश्न 2001 में भी पूछा गया है, 2002 में भी पूछा गया है, उससे पहले भी पूछा गया है। तो प्रश्न कहीं ना कहीं वही रहता है। मैं बार बार इस बात को बताती हूँ आप लोगों को, क्यों, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर प्रश्न करना आप लोगों के लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर इसको आप छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ एमसीक्यू करके या फिर कोई भी आप बुक लें और उसको पढ़ लें और एग्ज़ाम दे आए, आप सोचेंगे कि आप पास हो जाइएगा, तो ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता। जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं कीजिएगा उसके 4th ऑप्शन के साथ, तब तक ये संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं PYQ ही रेफ़र करती हूँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये उसका बेस होता है, उसका जड़ होता है। अगर आप जड़ को समझिएगा तभी आप तने तक पहुँचिएगा और फल चख पाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि PYQ जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो ये काका कालेलकर थे, और ये भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, और देखिए पीजीटी परीक्षा 2015 में भी पूछा गया है। तो प्रश्न जो है बहुत अच्छे हैं प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। चलिए, तो नागरी लिपि सुधार का प्रथम प्रयास महाराष्ट्र में हुआ था, और वहाँ के सावरकर बंधु, ठीक है, मेन है ये,
सावरकर बंधुओं ने सभी स्वरों के लिए अ में ही मात्रा लगाने का सुझाव दिया था। और अब प्रश्न आता है कि अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो वहां कौन आएगा, काका कालेलकर आ जाता है। और पूछा गया प्रश्न है लेकिन उसको डिलीट नहीं किया गया, उसको जो आयोग ने माना है वो कालेलकर ही माना है, काका कालेलकर ही माना है। और ये बीपीएससी टीआरई 1 का प्रश्न के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर सावरकर बंधु नहीं थे। ऑप्शन में कौन था, तो सॉरी काका कालेलकर थे, तो इसीलिए वहां पे वो प्रश्न डिलीट नहीं हुआ। लेकिन अगर काका कालेलकर ना आए और सावरकर बंधु आए तो आपको सावरकर बंधु लगाना है, ठीक है, क्योंकि यही थे कि अ में जो है मात्रा लगाने का इन्होंने सुझाव दिया था, तो ये प्रश्न सही होगा। हालांकि पता नहीं कि आयोग कैसे उस प्रश्न को सही कर देते हैं बार बार, और पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में, तो इस बार भी वही हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो प्रश्न सही है एनसीईआरटी में, उसको वहां पे गलत ठहरा दिया गया है। तो ये कुछ अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन इस तरह का जो है कैसे सहते हैं वो लोग और कैसे क्या करते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो प्रश्न सही है एनसीईआरटी में दिया गया है वो प्रश्न आप गलत कर रहे हैं और जो गलत है उसको सही कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा देखना चाहिए आयोग को। और यहाँ पर अगर मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में कि जो अ में मात्रा खड़ी है वो लगाने का सुझाव जो है सावरकर बंधु ने ही दिया है। और आ जाता है कि काका कालेलकर। अब देखते हैं आगे, हो सकता है प्रश्न मिल जाए इसके लिए, तो आप समझ पाएंगे। तो दूसरा प्रयास वर्ष 1933 में प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में गांधी जी के सभापति में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक लघु समिति गठित की गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर बनाए गए और इस समिति के द्वारा 14 सुझावों को सम्मेलन ने स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रयास क्या था, जो प्रथम प्रयास कहाँ पे, महाराष्ट्र में, किसने, तो सावरकर बंधु ने। दूसरा प्रयास कहाँ पे हुआ, जो जहाँ पर 14 सुझावों को सम्मेलन में स्वीकार किया गया, तो 1933 में, ठीक है, दूसरा। और ये इंदौर अधिवेशन में हुआ था, गांधी जी के सभापतित्व में हुआ था। जब गांधी जी सभापति थे उस टाइम जो थे काका कालेलकर गए थे और 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। लेकिन अगर अ के मात्रा अ में 12 खड़ी मात्रा लगाने की सुझाव किसने दिया था, वहां पे सावरकर बंधु ही होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, और ये भी प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया है। ये सुमिति कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। और पीजीटी टीजीटी 9 और 10 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पे यही प्रश्न मैं बता रही थी, और ये प्रश्न सेम टू सेम पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। तो देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी सावरकर बंधु नहीं है। कौन है, तो काका कालेलकर हैं। और ये एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछे गए प्रश्न है और आयोग ने सी ही माना है और उत्तर, ठीक है। तो आपको भी सी लगाना है। अगर काका कालेलकर और सावरकर बंधु दोनों हो जाए तो ये जो है यहाँ पर आपका डिलीट हो जाएगा प्रश्न, तो इसीलिए यहाँ पे काका कालेलकर दिया गया है, जो अनुमानतः सही है। लेकिन सुझाव देखिए यहाँ पर कि अ की 12 खड़ी को उपयोग में लाने का सुझाव सावरकर बंधु और काका कालेलकर दोनों ने दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो प्रयास था वो सावरकर बंधु ने ही किया था, लेकिन सावरकर बंधु कहीं नहीं देता है। हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब आप काका कालेलकर को रट के चल जाएं और सावरकर बंधु आ जाए तो आप गलत करके आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाबी की लिपि है, तो ये गुरुमुखी है पंजाबी की लिपि। पीजीटी परीक्षा 13 में पूछे गए प्रश्न और बीपीएससी टीआरई में भी पूछे गए हैं और यूजीसी नेट में भी। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो डोगरी आदि जो कुछ उपभाषाएं हैं ये जम्मू क्षेत्र तक फैली है। मांझी, डोगरी, मालबाई, पोआधी, राठी, भटियानी इसकी प्रमुख बोलियां हैं, क्योंकि बोलियों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। डोगरी की लिपि जो है टाकरी है, ठीक है, डोगरी की लिपि टाकरी है।
पंजाबी बोलने वाले मुख्य रूप से सिख हैं, इसीलिए सिखी कहलाते हैं। और गुरु नानक अन्य गुरुओं तथा संतों की वाणी का संग्रह जो है गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है, और पंजाबी का प्रसिद्ध प्राचीन धार्मिक और साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, गुरु नानक जी का। नानक वारिस शाह मोहन सिंह अमृता प्रीतम पंजाबी के प्रमुख साहित्यकार रह चुके हैं। और चलिए अब यहाँ जो है आपका भाषा संबंधित जो है ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये समाप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, ये समाप्त हो गया भाषा से। तो लगभग 300 से ज़्यादा प्रश्नों को अभी तक मैं हल करा चुकी हूँ, चाहे वो MCQ हो या PYQ हो। और एक मैं और कराने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी उसको तैयार कर रही हूँ। जैसे ही तैयार होता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसे मैं कराने वाली हूँ। और लगभग 150 से 200 प्रश्न होंगे उसमें, तो एक मैराथन के रूप में ही होगा। ठीक है, जब भी कराऊंगी उससे पहले मैं आज पोल करूंगी कि आपको क्या करना है, कौन से टॉपिक से करना है। तो ज़रूर सब पोल में आंसर दीजिएगा, उसके हिसाब से ही मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ और नए सीरीज के साथ, जो कि PYQ वेस्ट होगा। और ऐसे ही UGC नेट, BPSC TRD4 और अन्य अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हिंदी से होने वाले, सभी के लिए तैयारी के लिए मेरे साथ बिल्कुल से जुड़े। यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज सभी यूनिट को कवर कराने वाली हूँ PYQ वेस्ट से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।